हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। जो आगामी आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम देना चाह रहे हो या पीजीटी देना चाह रहे हो तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। मैं कंप्लीट आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की थ्योरेटिकल पार्ट को कवर कराऊंगी। फिर ये कवर कराने के बाद इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू होंगे वो मैं कराऊंगी। साथ साथ मैं आपको यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन कराऊंगी, ताकि आगामी जब भी ये दिसंबर में एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपको वो काफ़ी हेल्प करेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और अगर अभी तक नहीं किए हैं तो भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में इस वीडियो को शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल से जुड़ पाए तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो उपागम है। आप अगर नोट्स बनाना चाहते हो तो एक बार मेरी वीडियो सुन लो, दोबारा फिर वीडियो जब सुनना तो उसकी नोट्स बना लेना। तो हम पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के उपागम। अब ये जो उपागम है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हिसाब से है, ठीक है। हमने क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी में भी उपागम पढ़े हैं, मतलब सिद्धांत पढ़े हैं, उदारवादी, समाजवादी, मार्क्सवादी, लेकिन ये जो है ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। तो आप इसको मिक्स मत करना, इसके थिंकर अलग होंगे और उसके थिंकर अलग होंगे, ठीक है। सबसे पहले उदारवाद के सिद्धांत, ठीक है। सबसे पहले हम जब सिद्धांत पढ़ रहे हैं विभिन्न उपागम, तो सबसे पहले हम उदारवादी सिद्धांत कहते हैं। ये किसके अंतर्गत आता है? आदर्शवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो देखो, उदारवाद में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उदारवाद जब पॉलिटिकल थ्योरी की क्लासेस चल रही थी तो उदारवाद मैंने कराया था। तो उदारवाद में स्वतंत्रता को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए एक सीमित संवैधानिक शासन यानी सीमित शासन या लोकतांत्रिक शासन का समर्थन किया जाता है, तथा वे बाजारवादी अर्थव्यवस्था का पक्ष लेते हैं। इसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग एवं शांति पूर्ण संबंधों का निर्माण होना चाहिए। उन्होंने इन संबंधों की स्थापना के लिए विभिन्न साधनों का भी सहारा लिया है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे समाज शास्त्रीय उदारवाद। तो इसमें क्या है ना, जो इसके मतलब मान्यताकार हैं, सिद्धांतकार हैं, उनके नाम जरूर पूछे जाते हैं। तो अगर आप नोट्स बनाओगे, आप भी बना रहे हो या बाद में जब भी आप बनाओगे, तो आप ऐसे लिख देना, और इससे जितने भी रिलेटेड थिंकर हैं उनका नाम जरूर लिख देना, क्योंकि वो थिंकर पूछते हैं कि किससे रिलेटेड है। तो समाजशास्त्र उदारवाद से कौन है? कार्ल लुईस, जो संप्रेषण सिद्धांत के भी हैं। कोविडन, जॉन बर्टन इसके प्रमुख मान्यताकार हैं, और जो जॉन बर्टन की ये बुक काफ़ी बार आ चुकी है। वर्ल्ड सोसाइटी की महत्वपूर्ण रचना है। इनके मान्यताकारों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी मान्यता को अस्वीकार किया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की यथार्थवादी दृष्टिकोण सीमित, आंशिक और अपूर्ण है। यथार्थवादियों ने राज्य के मध्य संबंधों को केंद्रीय महत्व दिया, जबकि समाजशास्त्री उदारवादियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध मूलतः पार राष्ट्रीय संबंध होते हैं, जिसमें विभिन्न देशों के लोगों, समूहों एवं संगठनों के मध्य संबंध निर्मित होते हैं। यद्यपि यह उल्लेखनीय है कि ये राज्य के मध्य विद्यमान संबंधों को पूर्णतः उपेक्षित नहीं करते, बल्कि राज्य के अतिरिक्त अन्य कर्ताओं के संबंध को भी अत्यधिक महत्व प्रदान करते हैं। इसलिए इस उपागम को बहुलवाद भी कहा जाता है, जिसका आशय है कि राज्य के अतिरिक्त अन्य समुदाय का भी अत्यधिक महत्व है। इसके अनुसार सरकार के मध्य संबंधों की तुलना में लोगों के मध्य विद्यमान संबंध सहयोग एवं शांति स्थापित करने में ज़्यादा सहायक है। आगे है, मैंने बताया ना कि कार्ल लुईस किससे संचार के, तो कार्ल लुईस से विभिन्न समुदायों के मध्य संचार के अध्ययन पर बल दिया है। उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था के विश्लेषण में आधुनिक सूचना तकनीकी का प्रयोग किया है। उनके अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में संरचना की बजाय संरचनाओं के संचार एवं उनके निर्माण के अध्ययन को महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। उन्होंने शक्ति के विश्लेषण की बजाय
संचार के विश्लेषण पर बल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो या दो से अधिक राजनीतिक व्यवस्थाओं के मध्य संचार के अध्ययन पर बल दिया जाता है। कार्ल लुईस ने इसी संचार सिद्धांत का उपयोग करते हुए कहा है कि विभिन्न समाज के मध्य पार राष्ट्रीय संबंधों से शांतिपूर्ण संबंध का विकास होगा। शांति का आशय युद्ध के अभाव से ज्यादा व्यापक है, जिसे उन्होंने सुरक्षा समुदाय के रूप में माना है, जिसमें लोगों के मध्य समुदाय की भावना का विकास होता है एवं वे इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं कि संघर्षों का समाधान बिना बल प्रयोग के संभव है। पश्चिमी देशों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि इन देशों में सुरक्षा समुदाय का निर्माण हो चुका है। सामाजिक संचार, आवाजाही, बेहतर आर्थिक संबंध एवं पारस्परिक मानवीय अंतरक्रियाओं के द्वारा ही सुरक्षा समुदाय की उत्पत्ति होती है। लोगों के सहयोग के द्वारा एक मानवीय समाज की स्थापना होगी जो राष्ट्र राज्य से भी प्रतिस्पर्धा करेगा। कार्ल लुईस के अनुसार पार राष्ट्रीय संबंधों के द्वारा क्षेत्रीय एकीकरण का निर्माण संभव है, जैसे व्यापार, पर्यटन एवं अप्रवासियों के आने जाने से एकीकरण में वृद्धि होती है और सुरक्षा समुदाय का निर्माण होता है। कार्ल लुईस के अनुसार सुरक्षा समुदाय दो प्रकार के हो सकते हैं, समुच्चय सुरक्षा समुदाय और बहुल सुरक्षा समुदाय। संयुक्त राज्य अमेरिका इसके अंतर्गत आता है, यूरोपियन यूनियन। तो कार्ल लुईस के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका समुच्चय सुरक्षा समुदाय का उदाहरण है, जिसके द्वारा एक उपमहाद्वीपीय आकार के क्षेत्र में संघीय सरकार का निर्माण किया गया। इसलिए इस मान्यता का प्रयोग करते हुए विश्व में भी सुरक्षा समुदाय का निर्माण संभव है। यूरोपीय यूनियन बहुल सुरक्षा समुदाय का उदाहरण, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में अमेरिका की भांति एक केंद्रीय राजनीतिक सत्ता का अभाव है और समुदाय के मध्य सीमा पार आवागमन को बढ़ाया जाता है। जॉन बर्टन ने समाज शास्त्र उदारवाद का समर्थन करते हुए पार राष्ट्रीय संबंध पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि एक राज्य में अनेक प्रकार के समुदाय होते हैं, उदाहरण के लिए आर्थिक समूह, धार्मिक समुदाय, श्रमिक समुदाय, जिसके मध्य संबंधों का विशेष महत्व होता है। इसके मध्य स्थापित संबंध राष्ट्र राज्यों की सीमाओं से परे होते हैं। राज्यों की सीमाएं कृत्रिम प्रतीत होने लगती है। ये संबंध पारस्परिक रूप में लाभदायक होते हैं, जिनमें विरोधी संघर्षों का अभाव होता। आलोचकों के अनुसार विभिन्न समुदाय के मध्य संघर्षों की पूर्णतया समाप्ति संभव नहीं है, लेकिन इनको शांति करना संभव है। जोसेफ रोजेनाउ ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को एक नवीन बहुकेंद्रीय विश्व के रूप में चित्रित किया, परंतु यह माना कि विश्व में अराजकता पूर्ण विलुप्त नहीं हुई है। जेम्स रोजेनाउ के अनुसार परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विलियर्ड वॉल मॉडल पर आधारित है, जबकि वर्तमान राजनीतिक कॉब-वेल मॉडल पे है। ये डिफरेंस याद रखना। क्या बोलते हैं, जो कौन बोलते हैं, जेम्स रोजेनाउ ने के अनुसार परंपरागत जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो विलियर्ड्स वॉल मॉडल पे आधारित है और अभी वाला जो है कॉब-वेल मॉडल पे है। आगे दूसरा है, अभी हमने गणतंत्रिक उदारवाद, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। इस मान्यता के अनुसार उदारवादी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था अन्य राजनीतिक व्यवस्था की तुलना में ज्यादा शांतिपूर्ण होती है। इसके अनुसार लोकतांत्रिक राज्यों के मध्य परस्पर युद्ध नहीं होते। यह मान्यता पहली बार 18वीं सदी में कांट द्वारा प्रतिपादित की गई। समकालीन विश्व में लोकतांत्रिक राज्यों की संख्या में वृद्धि के कारण राज्यों के मध्य सहयोग की संभावना और शांतिपूर्ण विश्व के निर्माण की प्रबल आशा उत्पन्न हो रही है। समकालीन युग में माइकल डोल ने कांट की मान्यता को पुनर्जीवित किया। उन्होंने उन कारणों का उल्लेख किया जिसमें लोकतांत्रिक राज्यों के मध्य शांति स्थापित होती है।
इसमें है लोकतंत्र की मूल मान्यता के अनुसार सभी संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान संभव है। लोकतांत्रिक राज्यों की घरेलू राजनीतिक संस्कृति में सदैव शांति पर जोर दिया जाता है, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकारों पर सामान्यतः आम नागरिकों का नियंत्रण होता है जो युद्ध का समर्थन नहीं करते। सेकंड है, लोकतांत्रिक राज्यों में साझे नैतिक मूल्य पाए जाते हैं, जिसे कांट ने शांतिवादी संघ की संज्ञा दी। इन मूल्यों में अभिव्यक्त की स्वतंत्रता के द्वारा विचार विमर्श को प्रोत्साहित किया जाता है एवं निर्णय विचार विमर्श के द्वारा लिए जाते हैं, बल प्रयोग के द्वारा नहीं। राज्य के मध्य आर्थिक सहयोग एवं अंतर्निर्भरता के द्वारा शांति में वृद्धि होती है। गणतांत्रिक उदारवादी मान्यता के अनुसार विश्व में लोकतंत्र की प्रगति से शांति एवं सहयोग निर्मित होगा। अतः लोकतांत्रिक राज्यों का यह दायित्व है कि समूचे विश्व में इसका प्रचार प्रसार किया जाए। यह उल्लेखनीय है कि पश्चिमी देशों में लोकतंत्र के प्रभावी होने के साथ साथ शांतिपूर्ण संबंधों का विकास हुआ, इसलिए पश्चिमी यूरोप, अमेरिका और जापान को शांति का क्षेत्र माना जाता है। यद्यपि विकासशील देशों में अभी भी लोकतंत्र के विस्तार की समस्या विद्यमान है। दूसरा है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अनेक औद्योगिक राष्ट्रों का उदय हुआ परिणाम स्वरूप राष्ट्र राज्यों के मध्य संबंधों में भी परिवर्तन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पहले राष्ट्र राज्य क्षेत्रीय विस्तार तथा सैन्य शक्ति का प्रयोग शक्ति अर्जन के लिए किया करते थे, परंतु वर्तमान युग में परिस्थितियां परिवर्तित हो गई। अतः आर्थिक विकास एवं विदेशी व्यापार सैन्य शक्ति एवं भौगोलिक विस्तार की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। आर्थिक विकास समृद्धि का रास्ता मध्यम है, जबकि युद्ध अत्यधिक खर्चीला सिद्ध हुआ, जिसके द्वारा लाभ प्राप्त लगातार कम होने लगे। अतः समकालीन युग में वित्तीय पूंजी, सूचना तक पहुंच एवं कुशल श्रम शक्ति सफल के मूल बिंदु है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान और जर्मनी जैसे देशों ने वाणिज्यिक गतिविधियों का मार्ग अपनाकर तीव्र विकास किया। आगे है आत्मनिर्भर लोक उदारवाद। तो इसके सबसे पहले संकल्पनाकार कौन है? रॉबर्ट कोहेन है और जोसेफ नाई है, जिसमें इसमें निम्न राजनीति लो पॉलिटिक्स की बात की गई है। मुक्त व्यापार एवं तुलनात्मक लाभ पर बल दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जटिल अंतर्निर्भरता के रूप में व्यक्त किया गया है। इनकी रचना, इनकी बुक भी पूछी जाती है, पावर एंड इंटरडिपेंडेंस। दूसरा है आफ्टर हेजेमनी कॉर्पोरेशन एंड द डिस्कॉर्ड इन द वर्ल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स 1984, पावर एंड गवर्नमेंट्स इन पार्शियली ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, ट्रांसनेशनल रिलेशंस एंड द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये 72 में इसको हो सकता है कालक्रम में भी इससे जानने को कभी दिया जा सकता है, तो डेट के साथ आप याद रखना। आर्थिक गतिविधियों के विस्तार से राज्य के मध्य अंतर निर्भरता में वृद्धि हुई, जब राज्य सैन्य शक्ति के प्रयोग से परहेज करने लगा। यद्यपि अभी भी विकासशील देशों में या कम विकसित देशों में युद्ध होते हैं, क्योंकि वहाँ आर्थिक विकास का स्तर कम है और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया अभी भी अपूर्ण है। वर्ष 1980 से 90 के दशक में पश्चिमी यूरोपीय देशों में आर्थिक सहयोग तीव्र गति से विकसित हुआ। रॉबर्ट कोहेन और जोसेफ नाई ने इसे जटिल अंतर्निर्भरता के रूप में व्यक्त किया। इसके अनुसार यह अंतर्निर्भरता राज्यों के मध्य विद्यमान पहल की साधारण अंतर्निर्भरता की तुलना में गुणात्मक रूप में भिन्न है। इसके अनुसार समकालीन विश्व में उच्च राजनीति सुरक्षा अस्तित्व और राजनीति की तुलना में निम्न राजनीति लॉ पॉलिटिक्स विकास निवेश की राजनीतिक आर्थिक व्यापार प्राथमिक हो गई। इस निम्न राजनीतिक प्रभावी होने के कारण ही जटिल अंतर्निर्भरता का विकास हुआ, जिसकी विशेषता है
क्या क्या विशेषता? पहला है राज्य के मध्य संबंध केवल राजनेताओं और सरकार के मध्य संबंध नहीं, बल्कि यह सरकार की अन्य शाखाओं और कर्ताओं के मध्य भी संबंध है। दूसरा है, इन्होंने यह माना है कि राज्य के बड़े व्यक्तियों एवं समुदायों के पार राज संबंध के विकास के कारण जटिल अंतर्निर्भरता का निर्माण हुआ है। तीसरा है, इसके अनुसार समकालीन युग में सैन्य शक्ति का प्रयोग आकर्षक बिल्कुल नहीं है। चौथा है, राज्य अंतर्राष्ट्रीय संबंध घरेलू राजनीति की भांति होते जाते हैं। पांचवा है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की बजाय लोगों का कल्याण ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, इसलिए राज्यों के मध्य मित्रता एवं सहयोगपूर्ण संबंध का विकास हो रहा है। अब इस घटना के क्या क्या परिणाम हुए हैं? तो पहला हुआ है, राज्य के लक्ष्य एवं गैर राष्ट्रीयकर्ताओं के लक्ष्य अलग अलग हो गए हैं, क्योंकि गैर राष्ट्रीयकर्ताओं पर राज्य का नियंत्रण नहीं होता। दूसरा होता है कि प्रत्येक राज्य किसी क्षेत्र विशेष में शक्तिशाली हो सकता है, जैसा कि डेनमार्क और नॉर्वे जहाजरानी के क्षेत्र में है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के महत्व में वृद्धि होगी। विश्व व्यापार संगठन यूरोपियन यूनियन का महत्व बढ़ा। यद्यपि यह उल्लेखनीय है कि रॉबर्ट कोहेन एवं जोसेफ नाई यह मानता है कि यथार्थवाद पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकता। उन्होंने स्वीकार किया कि जटिल अंतर्निर्भरता का यह सिद्धांत पश्चिमी देशों के लिए विशेष रूप से लागू होगा। फिर मूलतः राजनीति की खोज मिलिट्री के लिए की गई, बाद में इसका प्रारंभ आर्थिक व्यापार के क्षेत्र में किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पूरी दुनिया को 5 कमांड क्षेत्रों में बांटा है। कौटिल्य के अनुसार शक्तिशाली अर्थव्यवस्था के अभाव में शक्तिशाली सैन्य व्यवस्था नहीं हो सकती। नव यथार्थवाद भी शक्ति को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। कैदी दुविधा मॉडल के अनुसार दुविधा में रहे दूसरों द्वारा अपने प्रति अपनाई जाने वाली रणनीति को लेकर मतभेद रहे हैं। म्यांमार ने संयुक्त राज्य अमेरिका का अनुदान नहीं लिया तथा म्यांमार ने तर्क दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने हमारा अनुदान नहीं लिया था। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नव संस्थावाद उदारवाद। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में ये हो जाएगा, इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और क्या करेंगे। ठीक है, ये नव उदारवाद और नव यथार्थवाद हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। फिर समाजशास्त्री उदारवाद अलग से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का देखेंगे फ्रेंड्स। अभी काफ़ी है इस चैप्टर में, और ये मैं जो करा रही हूँ ये आपके राजेश मिश्रा की बुक से करा रही हूँ, और इसको आप 2-3 बार इस वीडियो को देख लेना, तो आपकी कंप्लीट ये वाली जो टॉपिक है वो हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़े तो मुझे मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।